नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। हम आज फर्स्ट पेपर के अंदर 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम 7 चैप्टर जांतव रेशा रेशम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने जांतव रेशा रेशम के अंदर रेशम कीट से किस प्रकार से रेशा प्राप्त करते हैं और उससे वस्त्र बनता है, उन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जांतव रेशा रेशम की विशेषताएं, जिसमें हम उसके भौतिक विशेषताओं के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी विशेषताएं हैं भौतिक विशेषताएं, जिसमें आ जाता है सबसे पहले अपने पास संगठन अगर देखें तो जो जितने भी जांतव रेशे हैं, ऊन और रेशम, वो दोनों के संगठन के अंदर देखें तो ये प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। क्योंकि ये बालों से और लार से बने हैं तो इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और इनके संगठन, इसके अलावा इसके अंदर जो और भी देखें जो तत्व पाया जाता है तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और अगर ये सभी जो तत्व हैं वो भी इसके अंदर देखने को इसमें मिलते हैं। उसके अलावा कार्बन भी इसके अंदर कई बार देखने को मिलता है। सबसे प्रमुख जो चीज़ इसमें पाई जाती है वो मिलता है हमें प्रोटीन। फिर आ जाता है कि जांतव रेशे हैं जो उनको अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर हम देखते हैं रेशम को, तो रेशम की बनावट किस प्रकार से दिखाई देती है उसके बारे में। तो जो रेशम है, रेशम का रेशा वैसे अगर देखा जाए सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर, तो मैंने पिछली क्लास में रेशम के रेशे की बनावट बनाकर बताई थी कि इनके रेशम के रेशों के बीच में कहीं कहीं पर ऐसे इस तरीके की संरचना भी दिखाई देती है। उसका कारण होता है कि इसमें एक तरह का पदार्थ लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो मोम है या गोंद है वो दिखाई देता है। थोड़ा सा इसमें गोंद की उपस्थिति अधिक रहती है क्योंकि लार के अंदर गोंद पाई जाती है। तो उसकी वजह से इसके जो रेशे हैं कई बार देखने पर जगह जगह से टेढ़े मेढ़े या फिर उभारदार गांठे नुमा दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसके जो रेशे हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर दिखने पर, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसकी जो संरचना है उसमें गांठे नुमा या उभारदार दिखाई देते हैं। वैसे रेशा सीधा, समांतर, चिकना और लंबा होता है। अगर इसका व्यास देखा जाए, इसका जो व्यास है उसका जो व्यास अगर देखा जाए तो इसके व्यास में अगर देखा जाए 0.0059 के करीब इसका जो व्यास है वो देखने को मिलता है। वहाँ से लेकर 0.00118 के करीब 0.00118 के करीब इसका जो व्यास है वो देखने को मिलता है। फिर आ जाती है इसकी लंबाई। जो रेशम का रेशा है वो सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा कहा जाता है। सबसे सुंदर, चिकना, सीधा, समांतर रेशा जो कहा गया है वो रेशम का रेशा ही कहा जाता है। और रेशम का रेशा सबसे सुंदर रेशा भी कहा गया है। इसकी जो लंबाई है वो करीबन 1200 से 4000 के करीब इसकी लंबाई देखने को मिल सकती है, यानी कि 4000 फीट के करीब इनकी लंबाई होती है। फिर आती है इनका रंग। रेशम का रेशे का रंग जो होता है ना, रेशे का रंग हल्के सफ़ेद रंग से क्रीम रंग के समान इसका रेशा दिखाई देता है। उत्पादित जो रेशा है वो हल्के रंग का होता है, जो पीलापन से लेके भूरा सफ़ेद के करीब इसका रंग देखने को मिलता है। उसके अलावा जो स्वनिर्मित रेशा है, यानी कि जिसको बनाया गया है रेशम का रेशा, उसके रेशे का रंग भूरा और कभी कभी बहुत ज़्यादा गहरा भूरा देखने को भी मिलता है। वैसे तो सफ़ेद क्रीम कलर इसका देखने को मिलता है, सफ़ेद क्रीम रंग में। और जो स्वनिर्मित है उसका रंग हो जाएगा भूरा, यानी कि स्वनिर्मित रेशे का जो रंग यहाँ रहता है वो भूरे रंग का होता है। फिर आ जाती है इसकी चमक। रेशम का रेशा प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा अलौकिक चमक लिए हुए रहता है। लेकिन रेशम के रेशे पे गोंद लगा हुआ रहता है। जब वो गोंद या मोम को हटा दिया जाता है पूर्ण तरीके से, और जब वो गोंद पूरी तरीके से हट जाता है, तब रेशम के रेशे की चमक और अधिक बढ़ जाती है।
यानी कि सबसे सुंदर दिखाई देता है, बहुत अधिक चमक लिए हुए रहता है। लेकिन रेशम के रेशे में सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि उसको जितनी ज़्यादा ऐंठन दी जाती है और ज़्यादा ऐंठन देने पे उसकी जो प्राकृतिक चमक है वो चमक कम हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा ऐंठन नहीं दी जानी चाहिए। फिर आता है इसका अगली जो विशेषता है वो है मजबूती। रेशम का रेशा जो है प्राकृतिक रेशों में मजबूत रेशा तो होता ही है, इसको भीगने के पश्चात अगर देखा जाए तो इस रेशे की जो मजबूती है वो कुछ कम हो जाती है और सूखने के बाद उसकी जो मजबूती है पुनः वापस पहले वाली स्थिति में आ जाती है और उसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसके रेशे को खींचा जाता है तो पहले तो ये खींचने पर खींचते जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और जोर दबाव डाला जाता है तो ये जल्दी से टूट जाते हैं। इसलिए इनको ज़्यादा खींचना या तनाव सामर्थ्य की क्षमता इसमें नहीं रहती है। वैसे ये मजबूत है लेकिन इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह इस पर नहीं डाला जा सकता है। फिर आता है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का मतलब होता है इलास्टिसिटी का गुण, यानी कि रबड़ की तरह फैलने की क्षमता का गुण। वो रेशम के कपड़े में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन रेशम के कपड़े में जितनी प्रत्यास्था का गुण है वो ऊन के रेशे की अपेक्षा में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ऊनी रेशा बहुत अधिक फैल सकता है लेकिन रेशम का रेशा इतनी मात्रा में नहीं फैल पाता है। लगातार इसको खींचे जाने के कारण ये कई बार टूट जाता है या अपनी जो पूर्व लंबाई है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो रेशा है या वस्त्र लंबाई ज़्यादा दबाव देने पर, ज़्यादा खींचतान करने पर वो फैल जाता है और उसका आकार बिगड़ जाता है। फिर आता है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता का मतलब अगर देखें तो जैसे कि ये दूसरे नंबर पे काम आने वाला जैसे रेशा है, इसको एक बार उपयोग में लेते हैं तो इसको बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सलवटें लंबे समय तक रहती नहीं है। जैसे इसको उपयोग में लिया गया या दबाव दिया गया तो इसमें सलवटें हो गई, तो उस स्थिति में अगर इसके वस्त्रों को थोड़ी देर टंगा कर रखा जाए या टांग के लटका दिया जाए तो इसके जो सलवटें हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और जो रेशा है वो वापस पहले वाली स्थिति में आ जाता है। इसलिए इस पर कुछ भी जैसे क्रश पड़ना, रिंकल पड़ना या सलवटें पड़ने वाली समस्या इस रेशे के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ये रेशा एकदम सीधा समांतर वापस अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता है। फिर 10वीं जो इसकी विशेषता है वो आ जाती है शिकन की अवस्था की, यानी कि शिकन प्रतिरोधकता। शिकन प्रतिरोधकता का मतलब है कि जैसे कि इसमें क्रीज वगैरह पड़ना, सलवटें पड़ना वगैरह की समस्या होना, तो इस रेशे में या इस वस्त्र में ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। अगर उस पर दबाव डाला जाए या ज़्यादा उसको मरोड़ा जाए तो इसमें सलवटें पड़ती भी है तो वापस वो ज्यों के त्यों बने होते हैं, उसी समान आकृति में वो वस्त्र आ जाते हैं। या इसमें जो शिकन प्रतिरोधक गुण होता है वो विद्यमान नहीं होता है, वो वापस पहले वाली स्थिति में आ जाता है और इसमें सलवटें देखने को नहीं मिलती हैं। अगली इसकी जो विशेषता है वो है सिकुड़न। सिकुड़न का मतलब होता है कि वस्त्र का अपना जो मूल आकार है वो खो देना और उसके अपने आकार से परिवर्तित हो जाना। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके रेशे जैसे लंबे हैं, लंबे और सीधे होने के कारण रेशमी वस्त्रों में सिकुड़न जो होती है कम होती है, इतनी नहीं होती है। गीली अवस्था में जो इसमें सलवटें वगैरह देखने को मिल सकती है, लेकिन सूखने के पश्चात वापस वस्त्र जो है पहले वाली स्थिति में आ जाता है, उसमें सिकुड़ने की या फिर सलवटें पड़ने की क्षमता हमको देखने को नहीं मिलती है। अगली विशेषता है आर्द्रता अवशोषकता। आर्द्रता अवशोषकता का मतलब है कि इसमें पानी को, नमी को सोखने की क्षमता कितनी है। तो रेशमी वस्त्रों में लगभग 10% के करीब नमी को सोखने की क्षमता रहती है। ये 10% तक नमी को अवशोषित कर लेते हैं और नमी जो इसमें सोखने के पश्चात जल्दी से विमुक्त भी हो जाते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं कि हवा के संपर्क में आने पर जल्दी सूख भी जाते हैं।
कुछ मात्रा में इनमें अगर नमी छिपी रह भी जाती है और कई बार स्पर्श करने या देखने पर उसके रंग परिवर्तन के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं या उसको पहचाना जा सकता है। फिर आता है इसमें घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव। रेशमी वस्त्रों को अगर बार बार रगड़ा जाए, ब्रश किया जाए या बार बार घिसा जाता है तो इनकी जो चिकनी सतह है या जो इनकी चमक है वो कम हो जाती है और इनकी सतह खुरदुरी हो जाती है, कड़ी हो जाती है और रेशा जो वस्त्र है वो बेजान दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। इन पे दाग धब्बे हैं वो शीघ्रता से तो निकल जाते हैं, लेकिन निकालने के लिए अगर उनको घिसा जाता है तो वस्त्र की सतह जो है वो खराब हो जाती है। फिर आते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव का मतलब है कि अगर इसके रेशे बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, मुलायम है और तो इसमें ताप सहने की क्षमता जो है ऊन से भी कम होती है, यानी कि बहुत ही जल्दी ये सिकुड़ जाता है और जलना शुरू हो जाता है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए या ज़्यादा ताप के संपर्क में आते हैं तो इसके रेशे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। या फिर इसको बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री के माध्यम से प्रेस किया जाए रेशमी वस्त्रों को तो इनका रंग परिवर्तित हो जाता है, गहरे रंग में बदल जाता है और वस्त्र जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इनको ज़्यादा गर्म इस्त्री वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है धूप का प्रभाव। रेशमी वस्त्रों पर अगर देखा जाए तो धूप का भी हानिकारक बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी जो इनके रेशे हैं वो वस्त्र है वो रंग भद्दे हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं या उनका जो रंग है वो बदरंग हो जाता है। इसलिए इनको ज़्यादातर धूप में प्रयोग रखा नहीं जाना चाहिए। रेशे कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होने की वजह से बहुत जल्दी फट जाते हैं, रेशे अपनी जगह से टूटने लगते हैं, छिटक जाते हैं। इसलिए इनके ध्यानपूर्वक सुखाना चाहिए। इनको धूप में या लंबे समय से प्रकाश में नहीं सुखाया जाना चाहिए। फिर आता है सफाई एवं धुलाई। सफाई एवं धुलाई से तात्पर्य है कि जैसे रेशमी वस्त्र है इनकी सतह चिकनी है, मुलायम कोमल वस्त्र रहता है तो इनको धोना आसान हो जाता है, क्योंकि जितनी सतह चिकनी रहेगी उस पर दाग धब्बे हैं या जो भी मिट्टी धूलकण है वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं, उनको धोते समय वो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन इनको अगर देखा जाए तो शोधक पदार्थों वगैरह से धोना चाहिए, साबुन वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। इनको अगर रेशों का कई बार अगर जैसे ज़्यादा दबाव डाला जाता है या ज़्यादा घिसा जाता है तो इनके रेशे जो है बिखरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको कम दबाव देते हुए आसानी से बिल्कुल हल्के हाथों से धोया जाना चाहिए और इनको गुनगुने पानी से वस्त्रों को धोना बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहता है, आसानी से दाग धब्बे भी निकल जाते हैं। फिर आता है फफूंदी का प्रभाव। फफूंदी हो गई, कीड़े हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। जैसे ये बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है और इसमें अगर रेशे को देखा जाए कि लंबे समय तक नमी या किसी के संपर्क में आ रहा है, आर्द्र वस्त्रों को ही समेट कर रख दिया जाता है तो फफूंद वगैरह है, सूक्ष्म जीव है, कीटाणु है, वो बहुत जल्दी इन पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके इनके रेशों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसलिए इनके जो रेशे हैं वो जल्दी से खराब हो जाते हैं, कपड़ा खराब हो जाता है। इसलिए इनको पूरी तरीके से सुखाकर, नमी नहीं रखनी चाहिए, अच्छी तरह से सुखाकर रखना चाहिए और इनको समेट कर रखते समय कागज़ के जैसे अखबार है, अखबार में लपेट कर अखबार के साथ समेट कर रखना चाहिए या फिर नीम की पत्तियां बिछाकर इनको रखा जा सकता है। नेफ्थलीन की गोलियां प्रयोग में ली जा सकती है। नेफ्थलीन यानी कि कपूर की वगैरह की गोलियों को भी इसमें रखा जा सकता है ताकि जो रेशमी वस्त्र है उसमें फफूंद वगैरह लगने का प्रभाव ना हो। फिर अगला जो इसमें आता है ताप या संवाहकता का प्रभाव। ताप संवाहकता का प्रभाव होता है कि जैसे इनके रेशे कोमल, महीन, चिकनाहट और मुलायमियत है और तो इसमें ये जो गुण होता है, शुद्ध रेशमी वस्त्र इनमें ये सारे गुण देखने को मिलते हैं और इसमें ये कुसंवाहक होते हैं ताप के, यानी कि सर्दी के मौसम में ये उपयुक्त तो रहते हैं। इन्हें गर्मी के मौसम में नहीं पहना जा सकता है क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्माहट देते हैं, इसलिए इनको सर्दी के समय में ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है।
आगे जो हम पढ़ेंगे ये हमने भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो है इसकी रासायनिक विशेषताएं। सबसे पहले हम लेते हैं अम्ल। वैसे देखा जाए तो अम्ल का प्रभाव जो होता है वो इन पर ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इसके ऊपर हम तीव्र शक्तिशाली विरंजक अम्ल वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, कार्बनिक अकार्बनिक अम्ल जैसे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल वगैरह, सल्फ्यूरिक अम्ल हैं। इनका अगर रेशम के रेशे पर प्रयोग किया जाता है तो इनका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनके रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रेशमी वस्त्र फट जाते हैं, कई बार रंग तक निकल जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसके लिए इनके लिए अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं तनु घोल का जो प्रयोग है वो उसको करना चाहिए, क्योंकि वे इन्हें इतनी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। जिसमें अगर हम देखें जैसे कई बार टार्टरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इनका कोई भी विशेषकर हानिकारक प्रभाव ऐसे वस्त्रों पर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा जो तनु अम्ल वाले जो हैं उन्हीं का घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा आ जाता है क्षार। इसमें तीव्र का जैसे अम्ल प्रयोग नहीं लेने हैं और तनु का प्रयोग करना है। और वैसे ही अगर देखें तो क्षारीय पदार्थ भी जो है वो रेशमी वस्त्रों को रेशों को नष्ट कर देते हैं। इन पे कड़े साबुन वगैरह जो हो गए, शोधक पदार्थ वगैरह जो हो गए, उनसे इनको नहीं धोना चाहिए। इनके लिए मृदु नरम जो साबुन रहते हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए, इनसे उनकी धुलाई की जानी चाहिए। फिर तीसरा आ जाता है हमारे पास रंगों का प्रभाव। अगर रंगों का प्रभाव देखा जाए तो ये रंगों के प्रति गहरा सादृश्य इनमें रहता है। इन्हें अम्लीय रंग है, बेसिक रंग है, डायरेक्ट रंग किए जाने वाले हैं या अन्य सभी प्रकार के रंगों से आसानी से रंगा जा सकता है। लेकिन इनमें आसानी से चढ़ते तो हैं, पक्के भी चढ़ते हैं इस पे रंग, और सभी रंग जो है रेशमी वस्त्रों पे बहुत ही ज़्यादा चमक लिए हुए खिलते हुए दिखाई देते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास में चौथा विरंजक का प्रभाव। विरंजक अगर देखा जाए तो जैसे कि सिल्क के रेशों पर तीव्र विरंजक वगैरह क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड वगैरह है आदि का उपयोग इस पर नहीं किया जाना चाहिए। इनका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और इनके लिए मृदु विरंजक जो रहते हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि वो रेशों को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचाए। फिर लास्ट हमारे पास है पसीने का प्रभाव। रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो पसीने के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ का रंग बहुत बार फीका भी पड़ जाता है। इसलिए रेशमी वस्त्रों को प्रयोग करने के पश्चात धोना, उसको साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग जैसे पहनने के पश्चात रेशमी वस्त्रों की धुलाई वगैरह का ध्यान नहीं देते हैं या फिर उनको सुखाकर वापस दूसरी बार पहन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो पसीना जो है उनकी सतह पर लगा रहने की वजह से वहाँ से जो रेशे हैं कमज़ोर हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त होकर वहाँ के जो रेशे हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए और उनका अगर उपयोग भी किया जाए तो वहाँ सलवटें पड़कर फटना शुरू हो जाता है। इसलिए पसीने को अच्छी तरीक़े से साफ़ कर लेना चाहिए और ऐसे लंबे समय तक पसीने को वस्त्र पर बनाए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रेशे कमज़ोर होकर फट जाएंगे और रेशे वस्त्र जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हमने आज जो पढ़ा रासायनिक विशेषताओं के बारे में कि अम्ल जो तीव्र अम्ल है उनका प्रभाव तो पड़ेगा, तनु अम्लों का प्रभाव वस्त्र पर नहीं पड़ता है। क्षार में अगर कठोर क्षारीय पदार्थ है जैसे साबुन वगैरह तीव्र कठोर है तो प्रभाव पड़ेगा और जो मृदु साबुन वगैरह है उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। रंग आसानी से चढ़ते हैं, पक्के चढ़ते हैं और गहरे चढ़ते हैं।
विरंजकों का प्रभावी सतह पर देखने को मिलता है। पसीने को समय पर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना वस्त्र खराब हो जाएगा। तो आज हमारा जो 7th चैप्टर है जांतव रेशा वो यहीं ख़त्म होता है। आगे की जब हमारी क्लास आएगी तो हम दूसरा जो जांतव रेशा है ऊन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय।